हेलो दोस्तों, अब आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल का थर्ड यूनिट है। ये सोशियोलॉजी पेपर 2 की जनजातीय समुदाय, इसका रिवीजन करेंगे आज। भारत में जनजातीय समुदाय क्या है, इसके सब टॉपिक हैं। ये जनजातियों का अर्थ क्या है। जनजातियों का सामान्य अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य अर्थों में जनजाति वह पिछड़ा समुदाय है जिसको मानव समाज उद्विकास क्रम में प्रारंभिक समूह मानता था, यानी और जब मानव का विकास हुआ तो प्रारंभिक समूह मानता था उसे, जो प्रायः जंगलों पहाड़ों में निवास करता है, जिनका एक विशिष्ट नाम धर्म संस्कृति की विशेषता होती है। तो अलग रहते हैं, पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं और मानव विकास क्रम में ये प्रारंभिक समूह थे और उनका नाम धर्म अलग था। जैसे अभी गारो, खासी और भील जनजातियां हैं। भारत में जनजाति का अर्थ क्या है। भारतीय संविधान में जनजाति को परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 या 25 के अनुसार कोई जाति या जनजाति समुदाय का कोई समूह जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित करते हैं वह जनजाति कहा जाएगा। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत जिसे कह देंगे, अनुसूचित कर देंगे, वही जनजाति कहलाएगा। राष्ट्रपति जो है किस आधार पर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित करेंगे, इसके बारे में भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है किस आधार पर करेंगे। परंतु अभी तक इस संदर्भ में व्यवहारिक रूप से लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के प्रयोग में लाया जाता है कि उन्होंने जो मापदंड तैयार किए हैं इसमें आदिम जनजातीय गुण होने चाहिए, फिर अनूठी संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव हो, आम लोगों से संपर्क करने में भी कतराते हों और पिछड़े हों। इस आधार पर राष्ट्रपतियों ने जनजाति समूह के रूप में अनुसूचित कर देंगे। फिर भारत में जनजातियों की परिभाषा की समस्या। तो जनजाति परिवार समूह का एक ऐसा संकलन है जिसका एक सामान्य नाम, विशिष्ट भाषा, विशिष्ट संस्कृति होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं तथा जिनको पिछड़ा समुदाय के रूप में माना जाता है। भारत में जनजातियां सर्वाधिक पिछड़ा समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या 10.43 करोड़ है, यानी 8.61% है। तो 10 करोड़ तक जनजातियां हैं। भारत में जनजातीय जनसंख्या विविधता से परिपूर्ण है और उसमें विविधता भी है, इसलिए इनकी एक सार्वभौमिक परिभाषा दे पाना कठिन है। विविधता है। भारतीय जनजातियों की परिभाषा संबंधी कठिनाइयों में विकास के स्तर में विविधता, यानी कोई विकसित है कोई अनविकसित है। जैसे कोरकू, वेगा और बिरहोर जैसी जनजातियाँ बहुत पिछड़ी हैं और मीठा जैसी जनजातियाँ बहुत विकसित हैं। जनजातीय समुदाय के लक्षणों में विविधता है। जैसे उनके लक्षण में SC/ST आयुक्त द्वारा भारतीय जनजातियों के निम्नलिखित लक्षणों का निर्धारण किया है। दुर्गम क्षेत्रों में निवास या विशिष्ट जनजाति बोली, विशिष्ट धर्म, आदिम पेशा, यानी विशिष्ट पेशा अपनाते हों, उनका विशिष्ट धर्म हो और विशिष्ट क्षेत्र में निवास करती हों। इस तरह से उन्हें परिभाषित किया है, इन लक्षणों के आधार पर विभाजित किया है। व्यवहार में उपरोक्त लक्षणों में व्यापक विविधता है। फलतः देसाई और मजूमदार द्वारा इन विविधताओं के आधार पर उपरोक्त लक्षणों को चुनौती दी गई है। इन्हें बहुत विविधता है, इसलिए इन्हें कि जो लक्षण है उनके आधार पर उन्हें चुनौती भी दी गई है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषा में विविधता है। जैसे जो विद्वानों ने परिभाषा दी गई तो उसमें विविधता तो है। DN मजूमदार ने कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर जनजातियों को परिभाषित किया है, जबकि GS घूरे ने पिछड़े हिंदू के रूप में भारतीय जनजातियों को परिभाषित किया है। फिर सुरजीत सिन्हा एवं FG बोली ने जनजातीय सामंत के रूप में भारतीय
भारतीय जनजाति को परिभाषित किया है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है जनजाति को। निष्कर्ष से उपरोक्त विशेषताओं को देखते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनजाति की एक सार्वभौमिक परिभाषा दे पाना कठिन है। इसलिए इसकी सार्वभौमिक परिभाषा में यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनजातियाँ एक समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के आधार पर अनुसूचित करते हैं। तो एक तौर पर सिर्फ यही कहा जा सकता है, और परिभाषा समझ में नहीं आती है किसी को कि क्या हो। तो भारतीय जनजातियों में अत्यधिक विविधता विद्यमान है, इसलिए इनकी निश्चित परिभाषा दे पाना कठिन है। फिर भी इसके कुछ सामान्य लक्षणों की पहचान की जा सकती है, जैसे इनका विशिष्ट नाम होगा, भाषा होगी और क्षेत्र होगा, विशिष्ट क्षेत्र में रहेंगे। विशिष्ट तरह के रिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठान है इनके। नातेदारी व्यवस्था के संबंधित अंतर्विवाह समूह होगा, और अविवाह भी अलग तरह से होता होगा, अलग परंपरा होंगी। सरल स्त्रीकरण की व्यवस्था और सरल राजनीतिक व्यवस्था, सरल आर्थिक व्यवस्था होगी, यानी वन उत्पाद, झूम खेती करेंगे और पशुपालन करेंगे। सामान्य वनों एवं पहाड़ों पर निवास होगा। वर्तमान परिवर्तित संदर्भ में जनजातीय समुदायों के उपरोक्त लक्षणों में व्यापक परिवर्तन संभव हुआ है। फिर भी अभी भी कुछ विशेषताओं के साथ ये जनजातियाँ आज भी विद्यमान हैं। फिर है भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारतीय जनजातियों का भौगोलिक विस्तार कैसा है। तो जनजातीय समुदाय भारतीय समाज का प्रमुख अंग है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती हैं। वर्तमान में 705 समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया है, यानी 705 समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचित किया गया है, जिनमें 75 को विशेष रूप से कमजोर जनजाति बोला गया है। 75 को विशेष रूप से कमजोर पीवीटीजी बोला है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनमें। जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। भारतीय जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.34 करोड़ है, जिसमें 1% है, जो मतलब 1%, 1.61%, यानी 1% है भारत में, जिनमें अधिकांश जनसंख्या छत्तीसगढ़ में, यानी अधिकांश जनसंख्या छत्तीसगढ़ में, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों में निवास करती हैं। सर्वाधिक राजवार जन वाली जनजातियाँ लक्षद्वीप, यानी सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 94% पाई जाती हैं। फिर मिजोरम में 94, नागालैंड में 86, मेघालय में 86% निवास करती हैं। सबसे कम राज्य वाली जनसंख्या क्रमशः यूपी में 0.6% है, जनजातियाँ बहुत कम हैं। तमिलनाडु में 1%, बिहार में भी 1%, केरल में 1.5% में निवास करती हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में किसी भी जनजाति के रूप में नामित नहीं किया गया है, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ यहाँ जनजातियाँ नहीं हैं। यहाँ तो विकसित हो चुके शहर हैं, तो ज़्यादातर लोग सामान्य हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। समाजशास्त्री गुहा ने भारत की जनजातियों को 3 क्षेत्रों में बांटकर उनके भौगोलिक विस्तार को समझने का प्रयास किया है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, लुसाई पर्वत, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम के क्षेत्र, यानी उत्तर पूर्व के आधार पर ने विभाजित किया है। यहाँ पे कौन सी जनजातियाँ हैं? तो भटिया, थारू, लोचा, गुज्जर, नागा, कुकी, खासी, गारो, जयंती और चकमा जनजातियाँ जी इन क्षेत्रों में हैं, यानी कश्मीर से लेके वहाँ तक उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। फिर मध्यवर्ती क्षेत्र यानी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरी महाराष्ट्र आता है। इसमें संथाल है, मुंडा है, उरवा है और बेगा, भील, मीठी, कोली इत्यादि जनजातियाँ मध्यवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। फिर दक्षिणी क्षेत्र मैसूर, दक्षिणी में मैसूर है, त्रावणकोर, कोची, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का क्षेत्र है। इसमें टोडा, कोटा, पनिया और चेंचू, कदरा ये सारी जनजातियाँ हैं आती हैं।
SC दुबे ने गुहा के उपरोक्त तीनों क्षेत्रों के अलावा एक अलग पश्चिमी क्षेत्र तथा इसमें रहने वाली कटकरी, महादेवकली और भील आदि जनजातियों की चर्चा की है। फिर निष्कर्ष है कि समकालीन भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण और स्थानीय गतिशीलता होने वाली वृद्धि से जनजातियों के स्वरूप और भौगोलिक विस्तार को मिश्रित कर दिया। यानी वो अब विकास हो रहा है तो मिश्रित हो गई। फलतः ये सभी जनजातियां आज भारत के अन्य क्षेत्रों में भी मिलती हैं और दृष्टिगत होती हैं। अब है औपनिवेशिक नीतियाँ और जनजातियाँ। तो औपनिवेशिक काल में जनजातियाँ कैसी थी? ब्रिटिश शासन के पूर्व जनजातियाँ भारत की जनजाति एक पृथक समुदाय के रूप में विद्यमान थी। हिंदू समाज से समय समय पर संपर्क संभव होता रहा, फिर भी अपनी पहचान को बनाए रखे। ये प्रायः आत्मनिर्भर और समस्या से मुक्त थे। और अंग्रेजी शासन काल में जनजातियाँ अंग्रेजों के आगमन के साथ इनका बाह्य जगत के साथ संपर्क हुआ और अंग्रेजों द्वारा व्यापार और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र शासन की स्थापना द्वारा जनजातीय क्षेत्र केंद्र प्रशासन में शामिल होने लगा। जनजातियों को इसने अपने प्रशासन में शामिल करने लगे। रेल और आधुनिक संचार के साधनों के विकास के साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा, साहूकारों द्वारा इनके क्षेत्र में प्रवेश हुआ। तो रेल के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा और साहूकारों के द्वारा इनके क्षेत्र में प्रवेश हुआ। उनमें भूमि अलगाव, ऋणग्रस्तता, मद्यपान, सांस्कृतिक विघटन जैसी नवीन समस्याओं का ब्रिटिश काल में जनजातियों से संबंधित नीतियाँ। सातवीकरण की नीति। इस नीति के अंतर्गत जनजातियों पर उद्विकासवादी दृष्टिकोण से विचार किया गया है कि उद्विकास कैसे हुआ। फिर विकास की प्रक्रिया में इनको आदिम और पिछड़ा माना गया था। इनके विकास के लिए, इनको आधुनिक विकास के लिए इसको पश्चिमी संस्कृति में सात्मीकृत करने पर बल दिया गया, यानी पश्चिमी संस्कृति अपनाने पर बल दिया गया इनके। इस हेतु इनके क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रसार किया गया और अंग्रेजी शिक्षा वाले स्कूल खोले गए। पश्चिमी जीवन शैली को प्रसारित किया गया और पश्चिमी चिकित्सा पद्धति भी प्रारंभ करी गई। पृथक्करण की नीति। यह नीति इस मान्यता पर आधारित कि भारतीय जनजातियां एक पृथक समुदाय थी और भारतीय परंपरा का अंग नहीं थी। तो ये अलग करने वाली नीति बताती है। यह नीति इस मान्यता पर आधारित है कि जनजातियों में समस्याओं का प्रभुत्व बाह्य जगत के संपर्क में आने के कारण संभव हुआ। इसलिए यह नीति जनजातीय समस्याओं के कारण जनजातियों को पृथक करने पर बल देती है। इस संदर्भ में बैरियर एल्टन द्वारा नेशनल पार्क की अवधारणा का विकास, जिसमें जनजातियों को रहने वाले क्षेत्रों को संरक्षित करने पर बल दिया गया। फिर एल्विन के सुझावों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अमल भी किया गया। जो उन्होंने सुझाव दिया उन पर ब्रिटिश सरकार ने अमल किया। मूल्यांकन है कि जनजातियों के संदर्भ में औपनिवेशिक कालीन सातवीकरण की नीति के कई आलोचनाएं की गईं, जिसमें सातवीकरण की नीति भारतीय इतिहास की प्रवृत्तियों से मेल नहीं खाती है। बलात् सातवीकरण न केवल निरंकुशता की प्रवृत्ति को दर्शाता है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत भी है। सातवीकरण की उपरोक्त नीति के पीछे निहित तथ्य निर्जाति केंद्रता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। G.S. घूरे की आलोचना है कि जनजातीय समुदाय का पूर्ण पृथक्करण या उनका पश्चिमी समाज से सातवीकरण के बजाय हिंदू समाज में सातवीकरण पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मूलतः पिछड़ गए हैं। जनजातियों के लिए ब्रिटिश सरकार की पृथक्करण की नीति आलोचना में कहा गया कि आदिवासियों को संस्कृति संरक्षण के नाम पर शेष भारत से अलग किया जाना उचित नहीं है और अतार्किक, यानी आप उनका संस्कृति संरक्षण करने के लिए पूरे भारत से अलग ना कर दें। G.S. घूरे ने कहा है कि जनजातियां भारतीय समाज के अंग हैं। जनजातियों तथा जातियों का परस्पर संपर्क ऐतिहासिक है और इन दोनों के अलग करके नहीं देखा जा सकता, यानी हमारा संपर्क तो जनजातियों से होता ही रहा है।
डी.एन. मजुमदार ने हो जनजाति के अपने अध्ययन के आधार पर पृथक्करण की नीति को गैर आधुनिक कहा और इस नीति के विकल्प के रूप में वर्गात्मक एकीकरण या सीमित सातवीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। औपनिवेशिककालीन जनजातीय नीतियों के आलोचनात्मक विश्लेषण के उपरांत हम पाते हैं कि औपनिवेशिककालीन दोनों ही नीतियां तर्कसंगत एवं व्यवहारिक नहीं थी। इसलिए निष्कर्षतः कह सकते हैं कि जनजातियों के संदर्भ में औपनिवेशिककालीन नीतियां अव्यवहारिक, अतार्किक एवं आधुनिकीकरण के मापदंडों के विपरीत रही हैं। यानी आधुनिक समाज में उन्हें अब नहीं अपनाया जा सकता। इसका समाधान स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातियों से संबंधित संतुलित नीति यानी एकीकरण की नीति का निर्माण करके किया गया। इसके तहत भारतीय समाज में विविधता में एकता बनाए रखने हेतु आधुनिक संदर्भ में जनजातियों के विकास हेतु प्रयास प्रारंभ किए गए और इसी नीति के तहत आज भी भारत सरकार द्वारा जनजातीय विकास के प्रयास कार्यशील हैं। फिर स्वतंत्रता के बाद जनजातीय एकीकरण की नीति। तो ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत का समुदाय पृथक, आत्मनिर्भर, खुशहाल था। ब्रिटिश शासन में जनजातियों का मुख्य समाज के साथ संपर्क हुआ, फिर उनके ढेर सारी समस्याओं का उद्भव हुआ। जनजातियों से संबंधित सातवीकरण और पृथक्करण की नीति अव्यवहारिक, अतार्किक थी। फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी जनजातीय समुदायों की अनेक समस्याएं ग्रसित थी। स्वतंत्र होने के बाद भी उन्हें समस्याएं थी। फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस हेतु एकीकरण की नीति प्रस्तावित, यानी भारत की ओर से फिर स्वतंत्रता के बाद एकीकरण की नीति अपनाई गई। एकीकरण की नीति का क्या अर्थ है? तो जनजातियों के विकास हेतु एकीकरण की नीति में दो तत्व केंद्रित हैं। पहला, इनको मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस हेतु जनजातीय एकीकरण के संदर्भ में 1958 में नेहरू द्वारा पंचशील सिद्धांत दिया गया, जिसमें कहा गया कि जनजातियों का विकास उनकी प्रकृति के अनुसार हो, यानी जैसी वे हैं उन्हीं उसी तरह से उनका विकास हो, उन कुछ भी थोपा ना जाए। फिर जनजातियों के विकास उनकी समाज संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए किया जाए। जनजातीय क्षेत्रों के विकास एवं प्रशासन हेतु बाहरी लोगों के उपयोग पर कम से कम बल दिया जाए। यानी बाहर के लोग जो विकास कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, तो वो कम कर रहे हैं, वहीं के लोग उनका प्रशासन संभालें। जनजातीय विकास का मूल्यांकन गुणात्मक अर्थों में किया जाए, यानी गुण के आधार पर किया जाए, न कि मात्रा के आधार पर। भूमि एवं वनों पर जनजातियों को अधिकार को मान्यता दी जाए। और समीक्षा है कि स्वतंत्र भारत की एकीकरण की नीति लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुकूल रही है। एकीकरण की यह नीति ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से मेल खाती है। एकीकरण की नीति भारतीय समाज की विविधता में एकता के प्रति अनुरूप है, विविधता में एकता के भी अनुरूप है। फलतः एकीकरण की यह नीति सर्वाधिक प्रचलित एवं सफल रही है। बस आवश्यकता है इस नीति के अनुरूप विकास योजनाओं के निर्माण करने और उनके समुचित तरीके से लागू करने की। भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्या और समाधान के प्रयास क्या हैं? तो समस्याएं हैं और उनके समाधान। तो जनजातीय समुदाय भारतीय समाज का एक मुख्य अंग है, जिनको पिछड़ा समुदाय के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिनको अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया। अब भारत में 705 समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया, जिनकी कुल आबादी 10.43 करोड़ है और जनगणना 2011 के अनुसार है। ये पिछड़ा समुदाय के रूप में जनजाति समाज कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहा है, जैसे कई समस्याएं गरीबी है एवं ऋणग्रस्तता की समस्या है, फिर अशिक्षा एवं पिछड़ापन की समस्या है, भूमि अलगाव की समस्या है, सांस्कृतिक विघटन और धर्मांतरण की भी समस्याएं हैं, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या है, उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद की समस्या है। इस तरह से
जनजातियों की कई समस्याएं रही हैं। भारतीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारण, भारत में जनजाति की समस्या के लिए क्या उत्तरदायी कारण है? तो अंग्रेजों के शासनकाल में औपनिवेशिक समस्याओं से संबंधित कारण रहे हैं। अंग्रेजी सरकार और महाजनों द्वारा जनजातियों को आर्थिक शोषण किया गया। फिर ईसाई मशीनियों द्वारा उनका धर्मांतरण कराया गया। अंग्रेजी सरकार की सातवीकरण और पृथक्करण की नीति इनकी समस्या है। फिर स्वतंत्र भारत में संबंधित कारण, स्वतंत्र के बाद विकास के कारण इनका अधिग्रहण और विस्थापन किया जा रहा है तथा इनका समुचित पुनर्वास का अभाव है। विकास योजनाओं में निहित असंतुलन और अपर्याप्तता है। इनके लिए किए गए वैधानिक प्रयासों का समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जाना, कुछ वैधानिक निहित खामियां जैसे 5वीं अनुसूची में निहित प्रावधानों को, वन अधिकारों के प्रावधानों आदि को समुचित रूप से लागू नहीं किया जाना, तो ये समस्या है इनकी। जनजातियों में व्याप्त अशिक्षा और जागरूकता का अभाव है। और जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयासों में एकीकरण की नीति के तहत किए गए प्रयास, जहां जनजातीय पहचान को उनको बनाए रखते हुए इनके विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके जो पहचान है उसको बनाए रखेंगे और मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में वो शामिल भी हों। संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर प्रयास किए गए, जिसमें अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 आदि द्वारा इनके कुछ निश्चित अधिकार संरक्षित हैं। फिर अनुच्छेद 46 में जनजातियों हेतु विशेष प्रयास का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 164 में जनजातियों के लिए प्रभारी एक मंत्री का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 338 में जनजातियों हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र यानी 5वीं अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र यानी 6वीं अनुसूची के प्रावधान से संबंधित प्रावधान है, यानी 5वीं 6वीं अनुसूची बनाई गई इनके लिए विशेष प्रावधान के लिए तहत। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 330, 332 और 335 क्रमशः इसमें लोकसभा और विधानसभा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 275 में जनजातियों हेतु विशेष आरक्षण का प्रावधान है, विशेष आरक्षण दिया गया है इन्हें। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, इसमें 2003 में और 1993 में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी इनके लिए की गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू है, क्योंकि इन्हें वन पर अधिकार दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल आदिवासियों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 के मतलब वहाँ जो रहती हैं जनजातियाँ उनके लिए उस द्वीप पर संरक्षण की व्यवस्था है। फिर भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन अधिनियम 2013 है और SC/ST अत्याचार विरोध अधिनियम है, ये 2018 में इसको और संशोधित किया गया। फिर योजना के आधार पर प्रयास किए गए, तो सर्वप्रथम 1952 में जनजातीय विकास हेतु कई पृथक योजनाएं कोई नहीं थी, पहले नहीं थी। 1955 में जनजातीय विकास हेतु विशेष बहुउद्देशीय विकास खंड के रूप में व्यवस्थित प्रयास प्रारंभ किए गए, जिनका नाम तृतीय योजना काल में बदलकर जनजातीय विकास खंड कर दिया गया। यानी जो 55 में नियम आया, पहले उसमें विशेष बहुउद्देशीय विकास खंड के रूप में व्यवस्थित किया गया था, फिर बाद में उसका विशेष दिया गया था, बाद में उसमें जनजातीय विकास खंड नाम दिया गया। सर्वप्रथम पहली पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास हेतु एक व्यापक एवं सघन कार्यक्रम को लागू किया गया, जिसको जनजातीय उपयोजना यानी ट्राइबल सब प्लान के नाम दिया गया। यह जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास संरक्षण पर केंद्रित और यह योजना आज भी जारी है। तो इनके समाज और आर्थिक विकास के लिए थी, ये आज भी जारी है। इसके बाद जनजातीय विकास हेतु अलग अलग पक्षों पर आधारित कई योजनाएं चलाई गईं, जिनके द्वारा जनजातियों के सभी क्षेत्रों का विकास के प्रयास किए गए। जैसे
बहुत सारी योजनाओं में जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान योजना, यानी समग्र विकास के लिए स्वैच्छिक, जो वो अपनी इच्छा से संगठन बनाए तो संगठन बना सकते हैं। स्वैच्छिक संगठन योजना 1954 में बनाई गई थी, फिर 2008 में इसमें और बदलाव हुए होंगे। अनुसूचित जनजातियों के लड़के लड़कियों हेतु छात्रावास यानी छात्रावास दिया जाएगा। आश्रम विद्या योजना यानी 1991 शिक्षा के विकास के लिए आश्रम विद्या योजना है। फिर मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिक उत्तर छात्रों के लिए योजनाएं हैं, 2012 में आई हैं शिक्षा विकास में के लिए। राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति छात्रवृत्ति योजना 2017 में आई है। राष्ट्रीय समुद्र पारित छात्रवृत्ति योजना 2017 में है। एकलव्य आदर्श विद्या योजना अमरेला योजना 2017 है। फिर ऑनलाइन लीडर कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लीडर्स कार्यक्रम चलाया गया। संकल्प से सिद्धि और मिशन कौशल विकास के लिए ये चलाया गया, संकल्प से सिद्धि और वन मिशन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम 2003 द्वारा संचालित योजनाएं भी चलाई गई हैं। फिर जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड द्वारा चलाई गई हैं। फिर माइक्रोफास्ट प्रोसेस MFP के लिए MSP योजना यानी आर्थिक विकास के लिए MSP चलाई गई है। MSP यानी फसलों के लिए दी जाती है ऋण, वो सब्सिडी वाली योजना है MSP। जनजातीय उत्पाद के विकास और विपणन हेतु और समर्थन योजना 2004। फिर वन योजना, ग्लोबल ट्रैवल अभियान, ग्लोबल ट्रैवल अभियान और बंधु कल्याण योजना 2014-15, यानी बहुत सारी योजनाएं इनके लिए चलाई गई हैं। इसमें कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन भी शामिल है। फिर निष्कर्ष है कि जनजातीय विकास एवं उनके रक्षोपाय की दिशा में किए गए उपरोक्त प्रयास निश्चित रूप से लाभ हुआ है और जनजातियों का आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण भी संभव हुआ है। फिर भी अपेक्षित लक्ष्य से वो दूर है, यानी भारत में अन्य समुदायों की तुलना में जनजातियां आज भी पिछड़ी हैं और इन जनजातियों में भी विकास का अधिकांश लाभ केवल कुछ जनजातियों को ही मिल पाया है और आज भी जनजातियां पॉवर्टी के रूप में, यानी बहुत सी जनजातियां अति गरीबी में हैं, इन लाभों से वंचित है। इसलिए आवश्यकता है कि जनजातीय विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों का तर्कसंगत और संतुलित बनाया जाए और इन कार्यक्रमों को पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार मुक्त करके दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। इन योजनाओं के बारे में जनजातियों को लागू करके उनका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाए और उनका सहभागिता सुनिश्चित की जाए कि उन्हें मिल पा रहा है या नहीं और वो इसमें सहभागी हैं। फिर कमजोर जनजातियों हेतु समूह, जो कमजोर हैं उनके लिए PBTG बनाया गया है। 1961 में ढेबर आयोग ने जनजातीय समुदाय के अंदर कुछ ऐसी जनजातियों की विद्यमानता को स्वीकार किया जो विकास क्रम में बाकी जनजातियों से बहुत पिछड़े थे, बहुत पिछड़े हैं, यानी अपनी जनजातियों के अंदर भी बहुत पिछड़े हैं। फलतः केंद्र सरकार ने विभिन्न आधारों पर 18 राज्य जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75 विशेषता कमजोर समूहों की पहचान की, जिनको PBTG कहा जाता है, जिनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। विशेष कमजोर जनजाति समूह घोषित करने का आधार किस आधार पर है? तो कृषि प्रारंभ होने के पूर्व की तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, आज भी वो वैसी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। स्थिर और कम होती जनसंख्या, इनकी जनसंख्या कम हो रही है, कम साक्षरता दर है, यानी साक्षर भी बहुत ही कम लोग हैं, और निर्वाह अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था निर्वाह योग्य है। जनजातीय समुदायों यानी विशेष कमजोर जनजातियां हैं जो उनके लिए जो ये विशेष योजनाएं चलाई गई हैं। ये समूह सामान्य जनजातियों के लिए चल रही योजनाओं के साथ साथ विशेष योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जो इनके साथ
स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, पोषण, जीवन निर्वाह और सांस्कृतिक संरक्षण विरासत से संबंधित हैं। योजनाएं जो विशेष कमजोर के लिए हैं। अब जनजातीय योजनाओं के तहत विशेष केंद्रित सहायता यानी सीधे केंद्र की सहायता का उपयोग इनके विकास के लिए किया जा रहा है। इसमें इको टूरिज्म इत्यादि गतिविधियों के समय इनके विशेष अधिकारों जैसे आवास, संसाधन इत्यादि के संरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यदि कोई और कार्यक्रम चला जा रहा है तो इनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति जनजातीय क्षेत्रों को प्रदान की जा रही है, जिससे 20 सीटें में 3 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। यानी विशेष सीटें जनजातियों की 20 सीटें मिलेंगी विदेशी छात्रवृत्ति के लिए और उनमें 3 सीटें विशेष कमजोर को दी जाएंगी। नवंबर 2023 में इनके समग्र विकास एक योजना शुरू की गई है। समग्र विकास के लिए पीएम विशिष्टता कमजोर जनजाति समूह मिशन 2023 में चालू किया गया है। भारतीय जनजातियां एकीकरण एवं स्वायत्तता के मुद्दे। हमें भारतीय जनजातियों में एकीकरण एवं स्वायत्तता के संबंधित मुद्दे। तो इनकी पृष्ठभूमि है जनजातीय समुदायों की स्वायत्तता के मुद्दे में संबंधित। भारत में अंग्रेजी शासन काल से ही जनजातियां कई रूपों में शोषण का शिकार रही हैं, जिसने उनमें कई समस्याओं को जन्म दिया है। आज़ादी के बाद एकीकरण की नीति के तहत जनजातीय विकास का प्रयास प्रारंभ हुआ, परंतु यह प्रयास अपर्याप्त एवं असंतुलन से परिपूर्ण रहा। यानी जनजातियों के लिए प्रयास तो किया गया लेकिन असंतुलन रहा इसमें, जिसमें जनजातियों में असंतोष को तीव्र किया और जिसने भारत संघ में जनजातीय समुदायों के एकीकरण के समक्ष कई रूपों में चुनौतियों को प्रस्तुत किया, जैसे अलगाववाद, अलग देश की मांग, स्वायत्तता की मांग, क्षेत्र एवं बाहरी लोगों का विरोध। यानी क्षेत्रवाद आया और बाहरी लोगों का इनमें विरोध हुआ। अलगाववाद क्या है? तो किसी राज्य में अलग संप्रभु राज्य या पृथक देश की मांग अलगाववाद कहलाता है। भारत में इस तरह की मांग को निम्न जनजातीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे नागालैंड में अलगाववाद। 1951 में अग्रमी जीफू फीजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल का गठन हुआ और पृथक संप्रभु देश नागालैंड की मांग प्रारंभ की गई। इस मांग को शांत करने के लिए भारत सरकार ने 1963 में एक पृथक नागालैंड का गठन कर दिया गया। नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड के विभिन्न गुटों द्वारा यह मांग जारी रही और फिर 2020 में पुनः नागा समझौता द्वारा इसे शांत करने का प्रयास हुआ, परंतु कुछ गुटों द्वारा यह मांग आज भी जारी है। फिर मिजो में अलगाववाद हुआ। 1960 में लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई और अलग संप्रभु देश यानी मिजोरम की मांग की गई। 1986 में भारत सरकार द्वारा मिजोरम राज्य का गठन किया गया। वर्तमान में मिजोरम से पृथक संप्रभु राज्य की मांग लगभग समाप्त हो गई है। फिर असम में अलगाववाद। 1979 में बरेश बहुआ के नेतृत्व में उल्फा का गठन हुआ और पृथक देश की मांग की गई। असम में पृथक देश की मांग हुई। 1972 में 3 जनजातीय राज्यों का गठन और 1993 में 2003 में और 2020 में बोडो के लिए स्वायत्त परिषद के गठन के इस मांग को शांत करने का प्रयास किया। यानी असम में अलगाववाद हुआ तो उल्फा का गठन किया गया और उसमें क्या जनजातीय राज्यों का गठन किया गया और 3 बोडो के लिए स्वायत्त परिषद बनाई गई। 2023 में सरकार द्वारा उल्फा के तथा शांति समझौते हेतु इसके कुछ गुटों द्वारा यह मांग आज भी जारी है। 2023 में सरकार ने उल्फा के साथ शांति समझौता किया था। फिर स्वायत्तता की मांग।
स्वायत्तता का अर्थ क्या है? तो किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा संघ के अंदर रहते हुए अन्य क्षेत्रों से अधिक अधिकार की मांग। भारत में इस तरह की मांग को निम्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, यानी भारत का संघ का हिस्सा रहेंगे, यानी भारत का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा विशेष अधिकार मतलब स्वतंत्रता ज़्यादा दी जाए, इसके लिए मांग की गई। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग हुई। जैसे असम में 1957 में ऑल पार्टी हिल्स काउंसिल का गठन करके असम से अलग जनजातीय राज्य बनाने की मांग की गई। तो फलतः 1972 में असम से कटकर मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का गठन कर दिया गया। तो 72 में मेघालय बना दिया गया, त्रिपुरा और मणिपुर बना दिया गया। असम के करवी एवं दिमसा समुदाय द्वारा पृथक राज्य की मांग फलतः जिला स्वायत्त परिषद के अंतर्गत इन्हें स्वायत्तता प्राप्त की, यानी स्वायत्त परिषद के बनाए गए और उन्हें स्वायत्तता दी गई है। असम के बोडो क्षेत्र में 1967 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का गठन और उनके द्वारा बोडो लोगों के लिए उदयांचल राज्य की मांग की गई है। फलतः 1993 में बोडो हिल काउंसिल और 2003 में बोडो टेरिटोरियल काउंसिल और 2020 में बोडो ट्रिब्यूनल रीजन का गठन किया गया। 93 में, 2003 में और फिर 2020 में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिंगपोंग, सिलीगुड़ी और कुर्सियांग को मिलाकर सुभाष सीलिंग के नेतृत्व में गोरखालैंड की मांग प्रारंभ हुई। यानी पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, वहाँ सिलीगुड़ी आदि जैसे क्षेत्रों को मिलाकर गोरखालैंड की मांग प्रारंभ हुई। 1988 में जाखड़ हिल्स काउंसिल और 2022 में गोरखालैंड और ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। तो ये गोरखालैंड के मांग के रूप में इसे गठन किया गया गोरखालैंड के लिए। फिर झारखंड में स्वायत्तता की मांग, तो छोटा नागपुर की जनजातियों द्वारा यानी झामुमो के नेतृत्व में झारखंड राज्य की मांग हुई और 2000 में बिहार से काटकर झारखंड राज्य बना दिया गया। फिर मध्य प्रदेश में स्वायत्तता की मांग, यानी गौड़ जनजातियों द्वारा 1963 में भारतीय गोंडवाना संघ का गठन करके अलग गोंडवाना राज्य की मांग की गई मध्य प्रदेश में। यह मांग अभी भी जारी है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद इसमें कमी आई है। विदर्भ में स्वायत्तता की मांग, तो गुजरात और महाराष्ट्र की भील बहुल क्षेत्रों में भील जनजातियों के द्वारा इनके लिए पृथक विदर्भ राज्य की मांग की गई। यानी ये समुदाय पृथक करने के लिए गुजरात एवं महाराष्ट्र के भील क्षेत्र में भील जनजातियों के लिए पृथक विदर्भ राज्य की मांग की जा रही है और आज भी जारी है। जनजातियों द्वारा क्षेत्रवाद एवं बाहरी लोगों का विरोध, तो जनजातियों में क्षेत्रवाद है और क्षेत्रवाद की भावना है और बाहर लोगों का विरोध करते हैं। किसी भी क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने क्षेत्र के साथ निष्ठा का वह रूप जहां वह क्षेत्र लोग अपने क्षेत्रीय हितों के लिए राष्ट्र के हितों की उपेक्षा करने लगते हैं, क्षेत्रवाद कहलाता है। इसकी अभिव्यक्ति पृथक राज्य की मांग और स्वायत्त परिषद की मांग या फिर अपने क्षेत्र से बाहरी लोगों को भगाने की मांग के रूप में हुई है। यानी स्वायत्त परिषद के गठन करने की मांग की गई है कि हमें ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए और बाहरी लोगों को यहाँ से भगाया जाए, तो इस तरह देखी जा सकती है। भारत में क्षेत्रवाद को अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जैसे असम में 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का गठन और उनके द्वारा अप्रवासी असमियों को, यानी जो असम के नहीं हैं, उनको भगाने के आंदोलन प्रारंभ किए गए। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी हिस्से में रहने वाली बोडो जनजाति के लोगों द्वारा बोडो लिबरेशन ट्रिगर फेस के नेतृत्व में बोडो क्षेत्र में घुस आए बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालने का आंदोलन किया गया। फिर त्रिपुरा, मिजोरम
और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के मूल निवासियों द्वारा बांग्लादेश से आए चकमा शरणार्थियों को अपने राज्य से बाहर भगाने के लिए आंदोलन किया गया। मणिपुर में भी मणिपुर में कुकी जनजातियों द्वारा बाहरी लोगों को साथ ही उत्तरी मणिपुर में घुस आए नागा, यानी उत्तरी मणिपुर में नागा लोग जो घुस आए हैं, तो नागा जनजातियों को मणिपुर से भगाने हेतु आंदोलन तथा मणिपुर के नेताई और कुकी द्वारा बाहरी राज्यों से घुस आए लोगों को भगाने के लिए आंदोलन, यानी नागालैंड जो वाले घुस आए हैं और बाहर के देश और राज्यों के जो घुस आए हैं बाहरी, तो उनको भगाने के लिए आंदोलन है। यहाँ झारखंड में यहाँ की जनजातियों द्वारा बाहर से आई जनजातियों द्वारा टिकुआ को झारखंड से भगाने का आंदोलन, तो इस तरह से आंदोलन चलाए गए हैं भगाने के लिए। भारत में जनजातीय स्वायत्तता की मांग और अलगाववाद और क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं? तो बहुत सारे कारण हैं। इसमें कुछ ये कारण हैं: असंतुलित विकास और क्षेत्रीय विषमता एवं व्यक्ति विषमता में वृद्धि, यानी व्यक्तिगत विषमता है, क्षेत्र की विषमता है और असंतुलित विकास हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश और उनका शोषण, बाहरी लोग आके उनके शोषण करते हैं। जनजातीय विकास कार्यक्रमों में निहित भ्रष्टाचार और उनका विकास के लाभ से वंचित हो जाना, यानी जनजातियों का जो विकास है उसमें निहित भ्रष्टाचार हो रहा है विकास में, अभी लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है, लाभ से वंचित हो जाते हैं। फिर विकास की अपेक्षित लक्ष्यों से कम होना और जनजातियों की समस्याओं की निरंतरता कायम हो रही है। जनजातियों में पहचान का संकट है। जनजातीय निर्जातिता में वृद्धि है। जनजातियों की महत्वाकांक्षा एवं आवश्यकता में वृद्धि, जिससे तुलनात्मक अभावबोध और असंतोष में वृद्धि है। जनजाति महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ रही हैं और उसमें एक दूसरे से तुलना करके अभावबोध है और असंतोष है, तो इसमें वृद्धि हुई है। राजनीतिक दलों और संगठनों एवं व्यक्तियों का निहित स्वार्थ है। तो राजनीतिक दल जो हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनजातियों में स्वार्थ की भावना उत्पन्न करते हैं। बहुसंख्यक वर्चस्व और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर रहे हैं, यानी बहुसंख्यक लोगों की चलती है और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हो रही है। विकास कार्यक्रमों का औद्योगिकरण के लिए खनिज उत्खनन के लिए जनजातियों की भूमि का अधिग्रहण और उनका समुचित पुनर्वास नहीं होना है। अब सुझाव हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विविधता में एकता के सिद्धांत के तहत राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और इसी सिद्धांत के तहत जनजातियों का विकास करके उनके भारतीय समाज के अंग के रूप में एकीकृत करने का प्रयास किया गया, परंतु यह प्रयास अपर्याप्त और असंतुलन से परिपूर्ण रहा है। फलतः यह कई कारकों के साथ संयुक्त होकर जनजातियों को असंतोष को बढ़ाता चला गया और इस असंतोष में विभिन्न रूपों जैसे अलगाववाद, क्षेत्रवाद, स्वायत्तता की मांग में अभिव्यक्ति हुई है। तो भारतीय जनजातीय समुदाय का भारत राष्ट्र में एकीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है। हालांकि भारत में स्वायत्तता की मांग कोई असंवैधानिक मांग नहीं है और संवैधानिक प्रावधानों में निहित उद्देश्य यानी स्वायत्तता के विकेंद्रीकरण द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाना और संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और विविधता में एकता को बनाए रखना है। इसलिए भारत सरकार समय समय पर पृथक राज्य का गठन, स्वायत्त परिषद का गठन और करके इन मांगों को पूरा करती रही है, परंतु जब यह मांग कानून व्यवस्था एवं राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष खतरा बन जाए तब इसको समस्या और चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। आज जनजातियों में बढ़ती स्वायत्तता की मांग इसी रूप में अभिव्यक्ति होती है। यद्यपि जिन क्षेत्रों को पृथक राज्य और स्वायत्तता का दर्जा देकर उनकी स्वायत्तता की मांग को पूरा किया गया, उनमें से अधिकांश को यह मांग अंतर्निहित मांग की तरह आज भी बनी हुई है।
मतलब जिनको स्वायत्तता की मांग दी गई वो आज भी बनी हुई है। जैसे पृथक नागालैंड बनने के बाद ईसाक मुइवा गुट और खपलंग गुट इत्यादि कई गुटों का आंदोलन रत होना और बड़े स्वायत्त परिषद की स्थापना के बाद भी आज भी है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे संगठनों का आंदोलन रत होना और गोरखालैंड के गठन और छठी अनुसूची में शामिल करने के बाद भी वहाँ के भूटिया और लोचा आदि जनजातियों द्वारा अपनी पृथक स्वायत्तता के लिए आंदोलन रत होना वह झारखंड में विरोह द्वारा संथाल के वर्चस्व का विरोध और अपनी स्वायत्तता की मांग करना आदि घटनाएं इसी तथ्य को परिलक्षित करती हैं। तो हाल ही के पृथक राज्य एवं स्वायत्त परिषद के गठन से विकास में निहित असंतुलन को दूर करने में काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती है। यानी स्वायत्त परिषद के गठन के साथ जो मांग है उसको करने में काफ़ी तो सफलता मिली। जैसे और इसके माध्यम से अलगाववादी तत्वों को शांत किया गया है, शांत किया जाना संभव हुआ है। तो झारखंड एवं मिजोरम में, परंतु यह सत्य है कि केवल राज्य का दर्जा या स्वायत्त परिषद का गठन करना भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। केवल इस जनजातियों असंतोष एवं मांगों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। जनजातियों का जो असंतोष है और उनकी जो मांग है उसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया है इन सब कारणों के बाद भी। इसलिए आवश्यक है कि जनजातीय समाज की वर्तमान समस्याओं की पहचान की जाए, उनका उन्मूलन किया जाए और उनके विकास और सुरक्षा को अधिक सुनिश्चित किया जाए। तभी भारत में जनजातियों के एकीकरण और भारत की अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। जनजातियों के समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करना चाहिए, तभी अखंडता को बनाए रखा जाएगा। इसमें सुझाव दिए गए हैं जिसमें जनजातियों की समस्याओं का सावधानी से समीक्षा की जाए, उनकी समस्या क्या है तो उनका पहले समझा जाए और फिर विकास कार्यों का निर्धारण किया जाए तो समस्या सुलझेगी। फिर जनजातीय विकास नीति कार्यक्रमों के निर्माण क्रियान्वयन में जनजातियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। यानी उनका विकास हो रहा है और उनके कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं विकास के लिए तो उसमें जनजातीय लोग भी शामिल हों। कानून में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करके न्याय व्यवस्था की कमियों को दूर करके दृढ़ शांति के साथ लागू किया जाए और जनजातियों को जागरूक करके न्याय तक की पहुंच को आसान बनाया जाए। छठवीं अनुसूची के प्रावधान को जनजातीय क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाए। छठवीं अनुसूची के जो प्रावधान है तो जनजातीय क्षेत्र के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करना। जनजातियों के विचार एवं मनोवृत्ति को बदला जाए, उनके लिए कार्य करने की अपेक्षा उनके साथ कार्य किया जाए। यानी उनके लिए बाहर से जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए। राष्ट्रवाद की भावना का उनमें विकास होगा और स्वयं को भारत के साथ संबंधित कर पाएंगे, जिसका अभाव आज उत्तर पूर्व की जनजातियों में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। जनजातियों में शिक्षा के प्रसार द्वारा उनके अधिक जागरूक बनाया जाए, जिससे वे संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों विकास योजनाओं को पहचान कर उनका लाभ उठाएं और स्वार्थी तत्वों से बहकावे से बच सकें। तो उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। स्वार्थी राजनीतिक दलों और संगठनों एवं व्यक्तियों को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए ऐसे दलों की मान्यता समाप्त करना और प्रतिबंधित करना दंड आदि के कारगर उपाय हो सकते हैं कि राजनीतिक दल जो उनको व्यक्तिगत हित के लिए उपयोग करते हैं तो उनको प्रतिबंधित किया जाए। तो ये वाली क्लास समाप्त होती है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट रिवीजन में, तब तक के लिए थैंक यू।